हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं जितने भी बच्चे 11th से 12th में आए हैं, मतलब 11 को पास कर चुके हैं, 12 में आए हैं लेकिन 12 में उन्हें सही सिलेबस ही नहीं पता है। एक्चुअल में अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड बहुत लोग बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस क्या है और किस किस टॉपिक को पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक भी कट गए हैं, बहुत सारे चैप्टर भी कटे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग वो सारी टॉपिक को भी पढ़ा देते हैं जो पढ़ाने के लायक भी नहीं होता है, यानी जो आपके सिलेबस में नहीं है। आप अगर 11th से 12th में आए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी जानकारी सबसे पहले आपके लिए होता है सिलेबस का पैटर्न, सिलेबस को समझना, उसके अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या पढ़ना है उससे भी कई ज्यादा अच्छा और तुम्हें नॉलेज होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। वरना इन्हीं सारी चीजों की कमी से, इन्हीं सारी चीजों के प्रॉब्लम से आपका सिलेबस टाइम से खत्म नहीं हो पाता है जी। नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, मतलब एकदम जेन्युइन मस्त तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी। और आप जितने भी लोग हो, आप किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारे सिलेबस अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो सारी चीजें तक आराम से नवंबर या नवंबर के पहले पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो। और एग्जाम आते आते कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन कर डालोगे और अच्छे से रिवीजन कर डालोगे, मतलब अच्छे से खत्म होने की मैं बात कर रहा हूँ। तो सारे लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी चलते हैं, स्टार्ट करके बताते हैं आपको कि कहाँ कौन सी बुक, कौन सा सिलेबस, कौन से क्वेश्चंस और कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। चैप्टर वाइज भी बताएंगे और उसके साथ साथ आपको एक चीज और बताएंगे कि भैया तुम्हारा जो 12th है उसमें क्या बदलाव हुआ है और उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चंस की अब की बार संख्या क्या होगी, अब की किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सारी चीजों पे हम इन डिटेल में बात करेंगे। चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके केमिस्ट्री, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। देखो, स्टार्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद फिर तुमको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। देखो, स्टार्ट करने का एक सिंपल सा पैटर्न है। देखो, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने क्लास 11th को अच्छे से पढ़ा है तो क्लास 12th आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मान लेते हैं मैं किसी रीजन बस आपका क्लास 11th खराब गया है, किसी कारण बस खराब गया है, वो हमें नहीं पता है। तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आपको 11th की जितनी भी चीज 12th में आती हैं, मैं 11th तो नहीं कह रहा हूँ कि 11th ही तुमको 12th में पढ़ाऊंगा, नहीं। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझाते चलूंगा और समझा दूंगा। मतलब 11th आपने अगर नहीं पढ़ी है तो कभी आपको ये फील नहीं होगा कि तुमने 11th नहीं पढ़ा है। समझ गए मेरी बातें? ये दिमाग के अंदर डाल लो। तो बस यहीं से स्टार्ट करना है। आपको कुछ बेसिक वीडियो चाहिए, नॉलेज केमिस्ट्री की बेसिक, जैसे बेसिक आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो कि जीरो लेवल केमिस्ट्री, तो हमारा नाम आ जाएगा, वहां से आप देख लोगे। तो उतनी चीज तुम्हें आनी चाहिए, बस बाकी का सब हम देख लेंगे, मेरे पे छोड़ देना। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्लास 12th में तुम्हारे सिलेबस क्या है। सुनो ध्यान से। सबसे पहले तुम्हारे क्लास में चैप्टर कितने हैं पहले ये देखो। तुम्हारे क्लास 12th में 10 चैप्टर हैं। कितने हैं जी? 10 चैप्टर हैं टोटल। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं कि सर वो चैप्टर पढ़ा दीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 जो चैप्टर होते हैं सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 8, किसी में 7, किसी में 7, किसी में 6 और किसी में सर 7 हो सकता है, कम दिखाई दे रहा हो, किसी में 7, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 7, किसी में 7। तो सारे क्वेश्चंस, पहली बात तो ये जान लो, कोई ऐसा एक सिंगल चैप्टर नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये दिमाग के अंदर अभी से डाल लो। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सर कौन से चैप्टर के, देखो तुम्हारी जो केमिस्ट्री होती है ना वो 3 पार्ट में होती है। एक होती है भौतिक रसायन, जो 10 चैप्टर है। एक होती है भौतिक रसायन, ठीक है। एक होती है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? अकार्बनिक रसायन।
और एक होती है कार्बनिक रसायन। क्या होती है? एक कार्बनिक रसायन। ये तीनों होती है। क्या होती है? ये तीनों होती है। इन तीनों चीज़ों को तुम्हें पढ़ना होता है। अब बात आती है कि तुम्हारे ये जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये जो तुम केमिस्ट्री पढ़ने चल रहे हो, इसमें कौन से फिजिकल केमिस्ट्री हैं और जो भौतिक रसायन है यानी फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें हमें पढ़ना क्या पड़ेगा ये बता दीजिए। अकार्बनिक में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा और कार्बनिक में हमें क्या पढ़ने का। देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज हमने लिखा है, एक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये चौथा चैप्टर, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां चैप्टर। चैप्टर वाइज हमने लिख दिया है। अब ध्यान से सुनना, जो तुम्हारे पास भौतिक रसायन है तुम्हारी बुक में टोटल है कितने? 10 चैप्टर। 10 चैप्टर में से सिर्फ ये 3 चैप्टर, ये वाले, ये ये तुम्हारे भौतिक रसायन है। क्या है ये? भौतिक रसायन है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है जानते हो? इसके अंदर परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं। भौतिक रसायन के अंदर परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों होते हैं। क्या क्या होता है इसके अंदर? परिभाषा भी होता है और न्यूमेरिकल भी होता है। परिभाषा भी होता है और उसके साथ क्या होता है? न्यूमेरिकल भी होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, दिमाग के अंदर डाल लियो, पहली बात। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद ये 2 चैप्टर, इसका नाम है, एक का नाम है डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। एक का नाम है उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक। ये दोनों अकार्बनिक रसायन है। क्या है ये दोनों? अकार्बनिक रसायन है। मतलब चौथा और पांचवा चैप्टर तुम्हारे पास अकार्बनिक रसायन है। इसके अंदर केवल तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट के अलावा और तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना होता है दिमाग के अंदर। कॉन्सेप्ट में तुम्हें परिभाषा पढ़ना होता है, चीज़ों को समझना होता है, जैसे तत्व के बारे में समझना होता है कि जो तत्व होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में, और किस तरह से यौगिक वौगिक बनाते हैं, ऐसी सारी चीज़ों में पढ़ना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आती है तुम्हारे पास ये 5 चैप्टर, जो कि कार्बनिक रसायन है, जो क्लास 11 से पूरी पूरी संबंधित रखती है। कार्बनिक रसायन है, और ऐसा बोला जाता है कि कार्बनिक रसायन बहुत डेंजर होता है। तो तुम हमसे पढ़ रहे हो जो कार्बनिक रसायन का सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं। तो कार्बनिक रसायन यानी कोई भी रसायन तुम्हें दिक्कत नहीं बनाएगी। तो तुम्हारे पास 3 कौन से हैं? भौतिक रसायन, इसके अंदर परिभाषा और न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ता है। अकार्बनिक के अंदर तुम्हें डी और एफ ब्लॉक चैप्टर है, इसके अंदर तुम्हें क्या पढ़ना पड़ता है? परिभाषा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है जी, ये इसके अंदर क्या पढ़नी पड़ती है जी? 5 चैप्टर। 5 चैप्टरों के अंदर रिएक्शंस, रिएक्शन और रासायनिक क्रिया, और कुछ नहीं पढ़ना है। रासायनिक क्रिया और रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। ये दिमाग के अंदर डाल लो। इतनी बातें तुम्हें मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कि ये हो गया। ठीक है, रिएक्शन पढ़ना होता है। अब शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी होता है, परिभाषा भी होता है। अब बात आती है कि कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हमने टोटल बता दिया। अब बात आती है एक चीज़ और समझने की है यहाँ पे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा समझनी है, और कि तुम जब एक नई स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो तुम्हें मजा आएगी पढ़ने में। सुनो, सबसे पहले 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, देखो 1 से लेकर 1 से लेकर 5 चैप्टर तुम्हारा पार्ट 1 होती है केमिस्ट्री। पार्ट 1, जैसे पार्ट 1 होती है, इसको बोलते हैं पार्ट 1। फिर 6 से लेकर 10 तक ये होती है पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 होती है। मतलब अगर तुम किताब खरीदते हो तो तुम्हारे यहाँ 2 किताब मिलेगी, 1 से लेकर 5 तक और एक 6 से लेकर 10 तक। कोई कोई किताब पूरा एक में ही दे दिया गया है, ऐसा भी नहीं है। तो ये 6 से लेकर 10 में भी 35 नंबर का आता है, और 1 से 5 भी 35 अंक का आता है। तो दोनों को मिला के कितना हो गया जी? 70 अंक। ये भी 35 अंक का होता है, ये भी 35 अंक का होता है। तो दोनों में क्या हो गया? 70 अंक। अब बात होती है तुम्हें पास मार्किंग, और 30 नंबर तुम्हें प्रैक्टिकल में मिलता है, तो 100 हो जाता है। अब बात आती है पास मार्किंग चाहिए तो भैया, पास मार्किंग चाहिए तो भैया 25 ला लो मिनिमम, पास ही हो तुम। लेकिन तुम्हें एक नई स्ट्रेटजी बनेगी, टॉपर बनना है। अब की बार क्या बनना है जी? जैसे अब की बार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर हमने दिए और फिर देने वाले हैं, पिछले लगातार 4 सालों से देते आए हैं। अब की बार भी हम इतने नए टॉपर पैदा करेंगे कि उतना दुनिया में किसी ने नहीं पैदा किया होगा। चलिए जी, आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इतनी बातें हो गई। और यहाँ से यहाँ तक ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इससे पूछा जाता है 23 नंबर का। इससे पूछा जाता है जी, सॉरी 22 नंबर का। इसके बोला जाता है जी 13 नंबर का। और यहाँ से यहाँ तक पूरा पूछा जाता है जी 35 नंबर का। फिजिकल से 22 नंबर, अकार्बनिक से 13 नंबर, और कार्बनिक साइंस से 35 नंबर का पूछा जाता है। और इस तरह से ये तुम्हारा एक चैप्टर का वाइज होती है। समझ गए बातें? चैप्टर वाइज ये भी बताऊंगा आपको कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन 1% मत लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन के पूछने का ट्रिक क्या होता है? देखो, सबसे पहले इसके क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या होता है, सुनना ध्यान से।
क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्रश्नों के प्रकार। टोटल तुम्हारे जो पेपर दोगे जो बोर्ड एग्जाम का, अभी लास्ट में बताऊंगा सिलेबस क्या है तुम्हारा, सिलेबस क्या सच में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। देखो एक चीज समझो, सिलेबस हर 5 साल पे चेंज होता है, जहां तक मैं जानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी ना कोई सिलेबस चेंज हुआ है, ना कोई सिलेबस चेंज होगा, और ना कोई, क्योंकि एक सिलेबस चेंज होने का मतलब है कि एनटीए के द्वारा एनटीए का भी सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि जे नीट में भी यही सिलेबस है। तो अगर यहाँ पे सिलेबस चेंज होता है तो फिर ऊपर तक के सिलेबस को चेक करना पड़ता है और देखना पड़ता है। समझ गए मेरी बात है? तो कोई हलवा नहीं है सिलेबस को चेंज कर देंगे। कोई सिलेबस ना चेंज हुआ है, ना अभी चेंज हुआ होगा, और कोई भी चीज चेंज की जाती है और चेंज होता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे दें, ऐसा नहीं। ठीक है भाई साहब, इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब प्रश्न में क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय पूछा जाता है। लघुत्तरीय एक होता है और लघुत्तरीय दो तरह के होता है, एक 3 नंबर के होता है और एक 4 नंबर का होता है। फिर विस्तृत उत्तरीय। तो टोटल तुम्हारे पास क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, 5 टाइप के। ठीक है जी, ठीक है। जहां पे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है कितने नंबर का होता है जी, क्वेश्चन कितने होते हैं, 6। अति लघुत्तरीय कितने होता है, 8। लघुत्तरीय कितने होते हैं जी यहाँ पे, 4। उसके बाद एक लघुत्तरीय कितने होते हैं जी, 4। एक 4 होता है वो 3 नंबर का होता है, एक होता है जो 4 नंबर का होता है। 8 होते हैं वो परिभाषा वाले, एक लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे बोलते हैं बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन किसे कहते हैं तुमको परिभाषा लिखना पड़ेगा 1 लाइन या 2 लाइन में, तो वही वाले हो गए, 2 नंबर के आते हैं। बहुविकल्पीय ये आ गया, 6 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। ठीक है, ठीक है। टोटल मिला के क्या हो गया यहाँ पे, कुल अंक कितना हो गया जी, 70। क्या हो गया कुल यहाँ पे, 70 अंक होता है। टोटल प्रश्न कितने होते हैं तुम्हारे पेपर में, 26, अथवा को छोड़कर। अथवा अगर लोगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अथवा तुम्हें 26 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। ये तुम्हारे बोर्ड का एक फॉर्मेट होता है। 26 क्वेश्चन, एक कितने सेट होते हैं, 7 सेट। तुम्हारा जो एग्जाम होता है उसमें कितने सेट पूछे जाते हैं, 7 सेट। तो 7 सेट से पूछा जाता है, दिमाग के अंदर डाल लो। क्लियर है भाई साहब? इतनी बातें तुम्हें क्लियर हो गई होगी। चलिए जी आगे बढ़ता हूँ, और अब आता हूँ सिलेबस पे कि बिलियन चैप्टर जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान लो पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक में पढ़ना है थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, और स्क्रीन शॉट लेते चलना बस। ठीक है जी, चलिए टॉपिक को, सही टॉपिक को जानो कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बिलियन, इस चैप्टर कितने नंबर पूछा जाता है, 8 नंबर पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल और परिभाषा दोनों होती है, इस बात का ध्यान देना, न्यूमेरिकल और परिभाषा दोनों पूछी जाती है। तो इसमें से जो तुम्हें पढ़ना है सिर्फ इतने टॉपिक ही पढ़ना है, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसके अलावा छूना भी मत कोई टॉपिक को। ठीक है जी, ठीक है। विद्युत रसायन में तुम्हें ये सारे टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा छूना भी नहीं है कोई टॉपिक को, और इसके बाहर ना पढ़ना है, और जितना दिया गया है इसको तुम्हें पढ़ना है। जैसे ऑक्सीकरण अपचयन हो गया, विद्युत अपघटनी विद्युत चालकत्व हो गया, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, शांतता के साथ चालक में परिवर्तन, कोल राउस का नियम, विद्युत अपघटन के नियम के प्रारंभिक, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है, ये दिमाग के अंदर डाल लियो। रासायनिक बलगतिकी में 7 नंबर का पूछा जाता है ये, इसके अंदर हमें इतना टॉपिक पढ़ना है। इसका न्यूमेरिकल भी अच्छा होता है, इसका अच्छा खासा न्यूमेरिकल होता है, दिमाग के अंदर डाल लेना, इसका अच्छा खासा न्यूमेरिकल होता है और इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, डी और एफ ब्लॉक, इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना होता है, पूरी तरह से थ्योरी होती है, पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देके हमको पढ़ना होता है, पूरी तरह से थ्योरी होती है, मतलब थ्योरी पूरी होती है, लेकिन थ्योरी को रटना नहीं है, सीखना है। अगर थ्योरी को सीखना है तो मतलब हम हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक होता है, ये भी तुम्हारे 7 नंबर का होता है, ये भी आग कार्बनिक रसायन है, इसमें भी पूरी तरह से थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। केवल थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट होता है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं होता, क्योंकि ये आग कार्बनिक रसायन होती है, सिर्फ फिजिकल भौतिक रसायन को छोड़कर किसी में न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये दिमाग के अंदर डाल लो अपने। ठीक है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हो गया हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास यहाँ से हो गई स्टार्ट। बुक कौन सी लेनी है अभी बता देता हूँ, बुक कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, वेट करो बस कुछ देर, ठीक है। हेलो केमिस्ट्री में तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वैसे एक चीज़ बता दूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अगर तुमने बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा अगर डीप में पढ़ लिया, तो बाकी के सारे चैप्टर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर ये चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आया या कम आया, तो बाकी के चैप्टर तुम्हें समझ में भी कम आएंगे, ये दिमाग के अंदर डाल लियो। आगे चले जी, जी आगे चलते हैं। ये हमारे पास एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये सारे चैप्टर में होता है, ठीक है। जितने नाम होंगे, जैसे इसमें 3 नाम है, जब इसके अंदर 3 नाम है तो तीनों के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबकी वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिक है, उसके अंदर की ये टॉपिक है। इतने टॉपिक तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी, इस टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब ये टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एमीन चैप्टर है। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे जैव अणु चैप्टर है। ये सारे चैप्टर हो गए तुम्हारे पास खत्म।
अब बात आती है सर बुक कौन कौन सी पढ़ा जाए। सर बुक कौन कौन सी पढ़ा जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि बुक में हम कौन सी बुक लें जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बुक के लिए तुम्हारे लिए एक दिमाग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, सुनो। सबसे पहले चीज़, तुम्हारे पास बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। बुक के लिए देखो तुम्हारे पास सिलेबस किसका होना चाहिए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक सिलेबस है, कोई बुक नहीं है, इस बात का ध्यान देना। कुछ लोग एनसीईआरटी को बुक लेते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न होता है, एक तरह का सिलेबस होता है। क्या होता है एनसीईआरटी एक तरह, क्या होता है सिलेबस होता है। क्या होता है एनसीईआरटी एक तरह का सिलेबस होता है, ठीक है जी। एनसीईआरटी क्या होता है, एक तरह का सिलेबस होता है। तो आप एनसीईआरटी के सिलेबस पे बात करिए। अब आपके पास कोई भी किताब हो सकती है एनसीईआरटी के, ये टोटल एनसीईआरटी एक गवर्नमेंट वाली एनसीईआरटी आती है, कोशिश करना वही ले लेना। नहीं तो बहुत सारे प्राइवेट वाले किताब होते हैं, वो अपने स्कूल में किताब लगवाते हैं, उनका अपना जो भी रहता होगा भगवान जाने, तो उसको इस हिसाब से वो हैंडल करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी किताब आती हैं। एक आती है हमारे पास अरिहंत की किताब आती है, रेफरेंस किताब होती है जो। एक आती है जी बालाजी की आती है, बालाजी आती है। एक आती है के एन शर्मा आती है, के एन शर्मा आती है। एक राजीव की आती है, किसकी आती है जी, राजीव की आती है। और एक उसकी आती होगी कुमार मित्तल की आती है, कुमार मित्तल वाली आती है, कुमार मित्तल वाली आती है ना, कुमार मित्तल की आती है। और कौन कौन से है, ऐसे बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। सारी किताबों का कंटेंट अच्छा है, सारी किताबें अच्छी होती हैं भाई, कोई किताब खराब नहीं है। आपके स्कूल के हिसाब से देख लो कौन सा है, लेकिन एनसीईआरटी होना चाहिए। अगर मैं प्रीफर करूंगा, जैसे मैंने पढ़ा है बचपन में, तो मैंने के एन शर्मा से पढ़ा था, इसके भी टॉपिक अच्छे खासे हैं। आप देख लीजिए, हो सकता है बालाजी। अब उसके अलावा मैं फिर अपने नोट्स, हमारे पास नोट्स और हमारे दिमाग के अंदर नोट्स घुस गई है कि मैं उसी से पढ़ाता हूँ। मैं किताब उताब से बहुत कम यूज करता हूँ, किताब मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सी बुक बेस्ट पढ़ रही है, उसके हिसाब से लिख लो। एमआरपी भी देख लो, रेट भी देख लो, ठीक है। जो बुक बहुत सारा दिन से चल रही है उनके रेट थोड़े हाई होते हैं। ऐसा नहीं कि जो किताबें सस्ती हैं वो मतलब सस्ते का मतलब ये नहीं हुआ कि वो मतलब उनके अंदर कंटेंट खराब है, ऐसा नहीं है। कि जिनका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा हो गई है, जो बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं मार्केट में, बहुत दिन से चल रही हैं, उनकी रेट थोड़ा बहुत हाई होता है। तो इस चीज़ को आप देख लो। और मुझे ऐसा भी लगता है जहाँ आप 100 खर्चा कर सकते हो, वहाँ 105 खर्चा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी बुक हैं, इन सारी बुक्स के अपने हिसाब से पढ़ लो, जो प्रीफर है, मतलब जो थोड़ा सा बेस्ट बुक के अंदर आती हैं, यही सारी बुक हैं ऐसी। तो इसमें से तुम्हें जो अच्छी लगे वो किताब खरीद लेना, ठीक है बच्चा पार्टी। बाकी का तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ दिक्कत और आ रही है 12th से रिलेटेड, नीचे कमेंट करो। कमेंट तुम्हारे देखकर तुम्हारे हिसाब से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तुम समझ लेना कि यहाँ पे खड़ा हूं, जो पेवर यूपी बोर्ड है, अभी से नहीं है ये, अभी पिछले 6 साल से हम यहाँ पे खड़े हैं। तो इस चीज को समझो। और 6 साल से खड़े होने का मतलब है कि बच्चे का मतलब कुछ मतलब 16 लाख बच्चों का भरोसा होता है। तो उन बच्चों का भरोसा हम पर है, और जितनी बातें तुम्हें कही जाए प्लीज उसको फॉलो करो। और जो प्रॉब्लम हो नीचे आप मैसेज कर दो, उसके हिसाब से कमेंट कर दो, उसके हिसाब से हम आपकी वीडियो बना देंगे। और आपके कमेंट हम 100% जेन्युइन देखते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार।